हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स। आज काफ़ी खास दिन है क्योंकि 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किगाली एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड वियना कन्वेंशन क्या है, तो कुछ ऐसे मुद्दों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 16 सितंबर के करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी समस्या आती है तो परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे मिलेगा और वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? वीडियो को एंड तक देखना है और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। एक और छोटा सा आपसे बात करनी थी मुझे कल के म्यूज़िक के बारे में। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि नॉइस हो रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, साउंड की आवाज़ आ रही है। तो एक्चुअली ऐसा है कि गणपति जी का आना शुरू हो चुका है मुंबई में। आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में बहुत बड़े स्केल पे गणपति महोत्सव मनाया जाता है। तो आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है आपको म्यूज़िक की आवाज़ आए, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बोर्ड को शिफ्ट नहीं कर सकती, लेकर जा नहीं सकती, यहीं से मुझे क्लास लेनी होगी। और आसपास अगर किसी प्रेमाइसेस में गणपति रखे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा साउंड तो आएगा ही। ठीक है, स्टार्ट कर ले हम 16 सितंबर के करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। हर साल हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को डिज़ाइन किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। थीम याद हो जाएगी आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज हमारा SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। मतलब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसे तैयार किया गया है 16 सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पर इस प्रोटोकॉल पे साइन किए गए और यहाँ पर बताया गया कि जो भी सब्सटेंस है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण है, जिसके कारण ओजोन में छेद हुआ है, हमें ऐसे सब्सटेंस को बैन करना होगा और उनके जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसलिए 16 सितंबर 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया, इसलिए हम 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की शुरुआत 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है ओजोन को डिप्लीशन से बचाने के लिए, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इंटरनेशनल स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ पर है। तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब हमारा जो समताप मंडल होता है, वहाँ पर आपको ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। जैसे ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, वैसे ओजोन को हम O3 बोलते हैं। ठीक है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनको अर्थ तक आने से रोकती है। क्योंकि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे आएंगी, हमारे तक पहुंचेंगी, तो इससे एनिमल, प्लांट को और ह्यूमंस को भी काफ़ी नुकसान होगा। स्किन कैंसर जैसी डिसीज भी हो सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर इंटरनेशनल स्टेप्स देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। सो क्योटो एक जगह है जापान में, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन की गई थी, इसलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में और ये इफेक्ट में कब आई, फोर्स में कब आई, तो 16 फरवरी 2005 में ये इफेक्ट में आई है। पहला जो कमिटमेंट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2008 में और एंड हुआ 2012 में, और वही सेकेंड कमिटमेंट आया था 2012 से 2020 तक। बेसिकली क्या है ये क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बात करती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि बात करती है क्लाइमेट चेंज के बारे में। हमारी काफ़ी सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ज़रूरत है कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें। तो उन्हीं के रिड्यूस करने के लिए इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया है। ठीक है, जिसमें सिक्स अगर आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कवर होती हैं। कॉन्टेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल जगह में यहाँ पर ओजोन के डिप्लीशन के लिए कौन कौन से सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सारे सब्सटेंस को बैन करने की बात बेसिकली यहाँ पे की गई थी मॉन्ट्रियल जगह पे।
यहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, कब? 16 सितंबर 1987 को, जो कि फोर्स में कब आता है? 1 जनवरी 1918 में आता है। बाद में हमने यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ एक्सटेंशन भी किए हैं, कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं। और अमेंडमेंट क्या कहता है? अमेंडमेंट किया गया है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मतलब HFC दैट हैव रिप्लेस द CFC इन द इंडस्ट्रियल यूज। पहले हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे इंडस्ट्रियल यूज के लिए और उसको रिप्लेस किया जाएगा HFC से। ये यहाँ पर चेंजेस हुए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में। बेसिकली जो क्लोरीन सब्सटेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है हमारे ओजोन को। क्लियर है इतनी चीज़ें? लेकिन ये जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका HFC है। इसलिए बाद में हमको यहाँ पे फिर से अमेंडमेंट करने पड़े। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो फर्दर अमेंडमेंट है वही आपका किगाली एग्रीमेंट कहलाता है। तो बेसिकली 28 नंबर की पार्टीज की मीटिंग होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नेगोशिएशन के लिए, और यहाँ पे एक नया प्रोटोकॉल साइन किया जाता है विच इज़ द किगाली एग्रीमेंट। रवांडा में इसको साइन किया जाता है 15 अक्टूबर 2016 में। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया, मतलब फोर्स में कब आया? 2019 में फोर्स में आया। ये बेसिकली HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशंस को रिड्यूस करने की बात करता है, क्योंकि HFC जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको हमें रिड्यूस करना है 2045 तक, 2045 तक हमें 80% HFC के यूज को रिड्यूस करना है। क्लियर? कुछ और बातें यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट डिस्कवरी सामने आई है, तो लेटेस्ट डिस्कवरी ये कहती है, जो साइंटिस्ट लोगों का असेसमेंट है वो ये कहता है कि 2066 तक, 2066 तक ये जो ओजोन डिप्लीशन हुआ है, जहाँ जहाँ जिस भी एरिया में जो थिकनेस है, जो मोटाई है ओजोन लेयर की, उसमें कमी आई है, वो फुलफिल हो जाएगी, मतलब पहले की तरह हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कहना है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको हम डॉबसन में मेज़र करते हैं, ओजोन की जो मोटाई। तो किसी जगह पे जब ओजोन की मोटाई में कमी आ जाती है ना, तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं। होल का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आर पार झांक के देख रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है। ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की थिकनेस में किसी पर्टिकुलर प्लेस में कमी आ जाना। ओजोन की जो थिकनेस है वो हम डॉबसन में मेज़र यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ओजोन कैपेबल होता है कि वो 98% सन की यूवी लाइट्स को जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। क्लियर? सबसे ज्यादा जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है वो है CFC। क्लियर? और पहली बार जो ओजोन होल देखा गया था वो अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया था 1985 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओजोन वर्ड कहाँ से आया। तो ओजोन लेयर को पहली बार किसने डिस्कवर किया? सो ओजोन लेयर वर्ड डिस्कवर बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी ब्यूसन इन 1930। क्लियर इतनी चीज़ें? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजोन जो हमारा क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप हमारा यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर का SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, तो वो क्लाइमेट एक्शन की ही बातें कर रहा है। क्लियर? एक दिन कोई बच्चा तो पूछ रहा था कि 17 SDG है वो क्या क्या है, तो ये है 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 जिनमें से 13 नंबर पे है क्लाइमेट एक्शन। डन हो गया इतना क्लियर? आइए अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्टिंग होगी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। सो फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट के बारे में, जिनका नाम है गोपाल बगलाय। ठीक है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द ऑस्ट्रेलिया। तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं और वहाँ पर हम अपनी कंट्री का जो दूत भेजते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के नए हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो श्री गोपाल बागले जी को नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अभी फिलहाल प्रेजेंटली ये हाई कमिश्नर है कहाँ के? श्रीलंका के। प्रेजेंटली ये हाई कमिश्नर है श्रीलंका के और बहुत जल्दी इनकी पोस्टिंग जो हो जाएगी वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी और ये मनप्रीत बोहरा को रिप्लेस करेंगे। किसे रिप्लेस करेंगे? मनप्रीत बोहरा को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और अपॉइंटमेंट हुई है, हमारे एक एम्बेसडर जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मदन लाल रेगर को इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टू द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीकन नेशन की एक कंट्री है बेसिकली आपका कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर कौन होंगे? मदन लाल रेगवार होंगे। करेंटली ये मिनिस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया और कॉन्गो दोनों का मैप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो आपकी मकर रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो उसके सेंटर से जाती है। और सबसे अधिक जो आपको डेजर्टिफिकेशन है, सबसे अधिक जो डेजर्ट देखने को मिलेंगे, मरुस्थल या फिर रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। मरुस्थल या रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, उनको हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आपको कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन नेशन है कॉन्गो, आप देख सकते हैं ये है कॉन्गो, और कॉन्गो से 0 डिग्री इक्वेटर भी यहाँ से क्रॉस होती हुई दिखाई देगी। और कॉन्गो जो है वहाँ से आपको एक नदी भी दिखाई देगी निकलती हुई, कॉन्गो जायरे रिवर। डन है इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनके बारे में। हम बात करने वाले हैं जोशित रंजन सिकिदर के बारे में। कौन है ये? जोशित रंजन सिकिदार। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर फाइनेंस इन द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैंने कुछ समय पहले ही आपको करंट अफेयर्स में ही कवर कराया था कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना बेसिकली इस कंपनी का मकसद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और इस कंपनी को 20 सितंबर 2011 में सेटअप किया गया था। क्लियर? अब यहाँ पे जो जोशित रंजन सिकिदार हैं, इन्हें डायरेक्टर फाइनेंस बनाया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। इसके पहले ये राइट्स लिमिटेड में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। चलिए अगली बात करते हैं कुछ नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली हुई है। ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनखड़। इन्होंने इनॉग्रेट की है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी। ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत में 25% ऐसे डैम है जिनकी एज 100 ईयर्स के ऊपर है, 80% डैम ऐसे हैं जो कि लगभग 25 साल पुराने हैं। तो अब इनकी सेफ्टी मेजर का क्या, मेंटेनेंस का क्या, या कौन से डैम जो है वो अर्थक्वेक एरिया में आते हैं तो उनका भी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी कंडक्ट कराई गई। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। किसने इनॉग्रेट की? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी एट जयपुर इन राजस्थान। इन्होंने बताया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा हमें पता चला कि भारत में 6000 लार्ज डैम है। बड़े डैम की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे तो हर एक गली में नाले में आपको डैम दिख जाते हैं। ठीक है, तो 6000 बड़े डैम भारत में है, और भारत की जो ग्लोबली रैंक है वो 3rd नंबर पे है इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज डैम। डन है इतनी चीज़ें? अब यहाँ पर ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट साथ में आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से हमें डैम्स की मेंटेनेंस को देखना चाहिए और डैम्स का किस तरीके से प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए एंड इरीगेशन मतलब सिंचाई के उद्देश्य के लिए। डन। आगे बात करते हैं थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की जो कि जयपुर राजस्थान में हो रही थी। तो थीम है यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इस साल थीम थी। अब यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया गया है, वो है पानी की रेल। ये क्या कहानी है भाई, पानी की रेल? तो यहाँ पे 2 रेल हैं, एक का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है कामाख्या एक्सप्रेस। तो नेशनल वाटर मिशन का एक इनिशिएटिव है पानी की रेल, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ हाथ मिलाया और 2 रेल हमने ली, हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या टेम्पल, और इन दोनों को एक तरीके से पूरा रैप कर दिया जिसमें हमने मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? आपने देखा ना ट्रेन ऐसे उनके ऊपर इस तरीके से पूरी फॉइल या फिर एक क्लॉथ चढ़ा होता है या फिर किस तरीके से एक रैपिंग होती है जहाँ पे कुछ अलग अलग मैसेज दिया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान है या कुछ भी। तो वैसे यहाँ पे ट्रेन को रैपिंग किया गया है, 2 ट्रेन सेलेक्ट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और यहाँ पर बेसिकली लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि वाटर सेव करना चाहिए, सेफ वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, सैनिटेशन के लिए, स्वच्छता के लिए काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम एट मैनेट जयपुर में भी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है भगवत मान जी, दिख रहे हैं? अरे हट गए चलो, ये है भगवत मान जी। फिलहाल तो ये सीएम है पंजाब के।
तो सीएम जो पंजाब के भगवत सिंह मान, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है सारागढ़ी मेमोरियल इन फिरोजपुर। तो सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास जो है वो पंजाब में किया है भगवत मान ने, फिरोजपुर में। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट भी दिया है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि 6 महीने के अंदर बेसिकली ये जो सारागढ़ी मेमोरियल है या मॉन्यूमेंट है इसका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। अब बेसिकली आप लोगों ने वो अक्षय कुमार की मूवी, तो मुझे याद नहीं आ रही, अगर आपको याद है तो आप बता देना, वो उसी बैटल पर बेसिकली बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं 126 साल पुरानी, 126 ईयर अगो क्या हुआ था, 12 सितंबर 1987 को 21 हमारे कंट्री के ब्रेव सोल्जर्स थे जो कि 36 सिख रेजिमेंट के थे, ठीक है। इन्होंने 10,000 अफगानी ट्राइबमैन से फाइट की थी और वो शहीद हो गए थे। तो उनको ही सम्मान देने के लिए बेसिकली सारागढ़ी मेमोरियल को तैयार किया जा रहा है फिरोजपुर में। अभी जो 36 नंबर की सिख रेजिमेंट है इसको आज की डेट में हम 4th सिख रेजिमेंट कहते हैं इंडियन आर्मी में। उस समय जो हाईएस्ट इंडियन मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड होता था, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो भी इन शोल्डर्स को दिया गया था जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है परमवीर चक्र के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट से। आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सरपंच संवाद। तो सरपंच संवाद एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो असम के गवर्नर ने किया है। और असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया है। गुलाब चंद्र कटारिया जो है वो असम के गवर्नर है, उनके द्वारा सरपंच संवाद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया, डिज़ाइन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 1997 में किया गया था। अब इसका मकसद क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है सरपंच संवाद। तो बेसिकली कई सारे गांव होते हैं, गांव में कई सारे सरपंच होते हैं, तो सभी सरपंच को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जिससे वो लोग भी नए नए अपडेट को जान सकें और उनके गांव के जो अपडेट है, मतलब कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है या किसी उनको एक्सपर्ट की सजेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें उनको एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकें और वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ पे इंस्टॉल कर सके अपने गाँव में, अपने गाँव का डेवलपमेंट कर सके। इसलिए सरपंच संवाद एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा देखिएगा, हर एक चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ये बात आपको पता होगी। जैसे कि हम हॉलमार्क के बारे में बात करते हैं, हम BIS के स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं ना, वैसे ही जो हमारे वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो माप करने के लिए, तौल करने के लिए जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उनकी भी एक तरीके से मार्किंग होती है, उनको भी एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए या किसी कंट्री में टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम उसी सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ OIML सर्टिफिकेट। तो इंडिया जो है वो विश्व का 13th नंबर का नेशन बन गया है। भारत 13वें नंबर की कंट्री बन गई है जिसने इशू किया है OIML सर्टिफिकेट। OIML का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट इशू करने वाला इंडिया 13th नंबर की कंट्री बन गई है। ये बात हमको कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बताई गई है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जो घरेलू लोग हैं, घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, जो कि वेइंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को तैयार करती हैं, टेस्ट करती हैं इंडिया में, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकेंगी, सेल कर सकेंगी इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को। समझ में आया क्या, कि डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो लोग भी वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, भारत में टेस्ट करते हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे। वहीं अगर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को भी ज़रूरत होती है कि उन्होंने कोई वेइंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उनको टेस्टिंग करनी है, तो वो भारत में आके टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे भारत को पैसे मिलेंगे, तो रिवेन्यू भी जनरेट होगा टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है। तो इट विल क्रिएट फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर टू गेट देयर इक्विपमेंट टेस्टेड इन हेयर, जिसके बदले में हमें रिवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इंडिया में। ये इसका फ़ायदा होगा। ये जो बॉडी है ना OIML
IIML मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसको 1955 में बनाया गया था और भारत इसका मेंबर 1956 में बना है। ठीक है, रिसेंटली इसमें 63 मेंबर्स हैं और 64 कोऑर्डिनेट मेंबर्स हैं, लेकिन 13th नंबर का नेशन भारत बन गया है जिसने सर्टिफिकेशन को इशू किया है। तो OIML एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफिकेशन इशू करता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर द सेलिंग वेट्स एंड मेजर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्लियर हुई थी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा 12 और कंट्री कौन सी हैं जो इस तरीके के सर्टिफिकेट को इशू करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूमबर्ग की बिजनेस रिपोर्ट। बी स्कूल रिपोर्ट मतलब बिजनेस स्कूल जहाँ पर MBA मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज होते हैं उनके बारे में ये बातें कर रहा है। ठीक है, सो ब्लूमबर्ग एनुअल रैंकिंग ऑफ बी स्कूल्स 2023-24 रिलीज। तो रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग रिपोर्ट को पब्लिश किया है। टॉप पर है चाइना का या हांगकांग की यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इंडियन स्कूल्स के बारे में, इंडियन बी स्कूल के बारे में, तो यहाँ पर 4th नंबर पे आप देखेंगे, 4th नंबर पे है IIM बेंगलुरु। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपको इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मतलब ISB देखने को मिलेगा। ठीक है, 4th और 5th मतलब टॉप 5 में भारत के 2 कॉलेज शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष के बारे में, जिसको कई बार कई फेज में समय समय पे लॉन्च किया जाता है। आइए हम मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाती है। तो 0 से लेकर 5 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उन सबको यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम इस मिशन के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.2। कहाँ पर? पंजाब में। तो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है बलवीर सिंह। इन्होंने रिसेंटली मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0 को लॉन्च किया है। कहाँ पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इन मोहाली। इसके अंतर्गत बेसिकली 12 वैक्सीन जो कि आपकी प्रिवेंटेबल डिसीज के कॉज हैं, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएंगे। डिफ्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, TB, हेपेटाइटिस B, मैग्नेटाइटिस एंड आपका न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये जो अलग अलग बीमारियां हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिसीज को थ्रू द वैक्सीनेशन, तो इनकी वैक्सीनेशन यहाँ पे की जाएगी। किनको की जाएगी? 0 से 5 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेन्स हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बेसिकली शुरू हुई है। अब मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। ठीक है, अब अर्बन एरियाज तक और भी इसका एरिया एक्सपांड करने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, जो कि अर्बन एरिया में ग्रेटर फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट है E-कोट। अब इसको भी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में लॉन्च किया है। फाइनली इसका फेज 3 आया है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली 3rd फेज ऑफ E-कोट प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। यूनियन कैबिनेट ने 4 इयर्स के लिए E-कोट प्रोजेक्ट के 3rd फेज को मंजूरी दी है और जिसके लिए बजट रखा है 7,210 करोड़ रुपीस। बेसिकली ये जो 3rd फेज E-कोट का चलेगा वो 2023 से लेकर 27 तक चलने वाला है। ठीक है, क्या है ये कहानी? आइए हम थोड़ी सी कहानी समझते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि जितने भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो सब क्या हो जाए? E-कोर्ट हो जाए, मतलब डिजिटल फॉर्म में हो जाए। जेल में कोई कैदी है तो डिजिटल कॉल के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए उससे बात कर सके। जो भी एविडेंस वगैरह है उनको भी डिजिटली फॉर्म में स्टोर किया जा सके। जो सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, उनको डिजिटली लोग अपने घर में देख सके कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है अंदर। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोग्राम है। तो E-कोट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट
ये एक नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट कंट्री के सिंस 2007 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इन 2005। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो सारे कोर्ट्स को ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये जो पूरा ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसमें हर एक कोर्ट तक आपको ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करानी है। एम क्लियर है? तो एम हो जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर में डिसीजंस डिलीवर हो सके, ज़्यादा डिले ना हो। इसके अलावा यहाँ पे सारे जो कोर्ट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करें, जस्टिस डिलीवरी अफोर्डेबल हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिलायबल हो, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं फेज़ के बारे में। तो थर्ड फेज़ अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है 2023 से 2027 तक, आपको बताया। पहले हम बात करते हैं फेज़ 1 के बारे में। तो फेज़ 1 आया था 2005 आपका यहाँ पे 2007 में। फेज़ 1 कब आया था? 2007 में आया था। कब तक के लिए था? 2015 के लिए था। तो फेज़ 1 आया था 2007 में और ये कब लास्ट हुआ, कब खत्म हुआ? 2015 में से खत्म किया गया। इसमें क्या था? डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल के जो कोर्ट हैं उन सब में कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और वहाँ पे जो भी क्लर्क है या जो भी व्यक्ति हैं उन्हें ऑपरेट कर रहा है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना। सेकेंड फेज जो लॉन्च किया गया था वो 2015 में लॉन्च किया गया था जो कि एंड हुआ है 2023 में। तभी तो थर्ड फेज लॉन्च करने की जरूरत पड़े 2023 से लेके 27 तक। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का फेज जो है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 से 2023 तक। इसका मकसद था कि जो रिमेनिंग कोर्ट है और जो नए बने हुए कोर्ट्स हैं उन तक भी आपको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा मुहैया कराना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, अब 2-3 डिफेंस की न्यूज़ है फिर हम आज के सेशन को ख़त्म कर देंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम नॉर्थ टेक सिम्पोजिस 2023। तो बेसिकली नॉर्थ टेक जो आपकी संगोष्ठी होती है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ हुई है? जम्मू में हुई है और वहाँ पर इंडियन आर्मी ने अनवील किया है इसे। ये क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है जिसका नाम है म्यूल, MULE। क्या है ये? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। ये एक ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन आर्मी के द्वारा इसे डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है इसे? इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया है। ये देखो इस तरीके से रोबोट है, ये चल भी सकता है और ये यहाँ पर पेलोड को भी कैरी कर सकता है। इसमें एक सरफेस भी है जहाँ से वो मिसाइल को या गन्स के जरिए बंदूक की गोलियों को भी फायर कर सकता है। इसके अलावा ये रिमोट ऑपरेट भी है, केबल ऑपरेट भी है। इसमें आपको रेडार सिस्टम भी मिलेगा। ये टेररिस्ट को ढूंढ के मारने में कैपेबल है। ठीक है, इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ह्यूमनलेस इंटरवेंशन टू द लोकेट एंड एलिमिनेट टेररिस्ट। इसमें 360 डिग्री कैमरास एंड रेडार है जो कि यहाँ पर टेररिस्ट को फायर कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से थ्रेट को। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 12 kg की पेलोड कैपेसिटी है। देखो ये वाली जो न्यूज़ मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये वाली न्यूज़ आपका अभी जो दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर फॉर्म भरा है, नहीं भरा तो अभी भी डेट है, आप उसको भर लीजिए। इसके अलावा इंडियन कोस्टल गार्ड का पेपर होने वाला है, उसकी भी डेट अभी बची हुई है, आप उसे भी भर सकते हैं। तो ये जो सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके अलावा जो आपका CAPF का एग्ज़ाम है, CPO एग्ज़ाम है और CDS एग्ज़ाम है, उन सब एग्ज़ाम में इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी बार पूछी जाती है। ये जो इक्विपमेंट है इसमें वाईफाई लगा हुआ है, 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में ये वर्क कर सकता है, ईजी टू ऑपरेट है ये। इसके अलावा ये 45 डिग्री ऐसा इंक्लिनेशन है ना, तो भी किसी माउंटेन पे क्लाइंब भी कर सकता है, चढ़ भी सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इस नॉर्थ टेक सिम्पोजिस जो एक्सरसाइज जो संगोष्ठी हो रही है जम्मू में, इसके बारे में। तो इसे ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी के नदन कमांड के द्वारा, IIT जम्मू के द्वारा और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट को दिखाया गया और लॉन्च भी किया गया है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं।
इस न्यूज़ को मैंने पहले बताया था आपको कल शॉर्ट में, लेकिन फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको इस न्यूज़ को डिटेल में जानने का हक है, तो मैंने सोचा इसको बता देते हैं, ठीक है ना। C295 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी, पहला एयरक्राफ्ट हमको मिल चुका है स्पेन से। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम स्पेन। बेसिकली यहाँ पे हमें बात करनी है कितने का ऑर्डर दिया, कब ऑर्डर दिया, कौन इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स को पहला C295 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है एयरबस से रिसीव हो गया है, स्पेन से रिसीव हो गया है। ये जो एयरक्राफ्ट है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेसिटी 5 to 10 टन की कैपेसिटी है, जो कि रिप्लेस करेगा इंडिया के एब्रो एयरक्राफ्ट को। इंडिया का जो एब्रो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स ने इसे प्रोक्योर कब किया था, 1960 में किया था, इसको रिप्लेस ये करेगा, ठीक है। बेसिकली हमने जो ऑर्डर दिया था वो 56 का ऑर्डर है, हमें 56 यहाँ पर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, बट इनमें से जो 16 है तो 16 जो है इन एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करेगा हमें स्पेन, और रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में। और मैन्युफैक्चर कौन करेगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 40 एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन करेगा, और 16 एयरक्राफ्ट जो हैं हमें फ्लाई कंडीशन में स्पेन से मिलेंगे। तो इस तरीके से 56 की डील हुई थी, ठीक है। ये लगभग 22,000 करोड़ रुपए की डील थी। ये डील कितनी थी, ये डील हुई थी सितंबर 2021 में ये डील हुई थी, और ये डील थी 22,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। एयरबस के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मतलब इंडियन एयरफोर्स के साथ ये डील हुई थी। और क्या खास बात है, इसका जो टाइम है, फ्लाइंग टाइम, वो 11 आवर्स तक फ्लाई करने में कैपेबल है। हर एक वेदर में, ये हर एक वेदर कंडीशन में ये फ्लाई करने में कैपेबल है। इसके अलावा ये 7000 लीटर ऑफ वाटर को भी कैरी कर सकता है। अगर इन केस किसी फायर एरिया में किसी जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में फायर हो जाती है, आग बुझाने की ज़रूरत है, तो भी हम इस एयरक्राफ्ट को भेज सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन यूनिट जो है वो 2026 तक डिलीवर की जाएगी। डन है इतनी चीज़ें। हैदराबाद में यहाँ पे इस फैसिलिटी में इसका प्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेटो के बारे में। सो नेटो कंडक्ट करेगा नेक्स्ट ईयर, कौन सी एक्सरसाइज है ये, स्टीड फास्ट डिफेंडर। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नेटो कंडक्ट करेगा, जो कि नेटो की एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सिंस द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, तब से इस एक्सरसाइज को नेटो कंडक्ट करा रहा है। 2024 में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज या ड्रिल कहाँ पर होगी, तो जर्मनी, पोलैंड एंड बाल्टिक कंट्रीज के बीच में, उस पूरे एरिया में बेसिकली ड्रिल की जाएगी। तब तक यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वीडन भी जो है वो नेटो का मेंबर बन जाएगा, और नेटो में जो मेंबर्स होंगे जो ड्रिल को ज्वाइन करेंगे वो 32 नेटो मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूडिंग स्वीडन नेटो की इस एक्सरसाइज या ड्रिल को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर 41,000 ग्राउंड ट्रूप, 50 नेवल वेसल्स, 500 एयर कॉम्बैट मिशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये नेटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर होगी, जब होगी तो हम वापस देखेंगे 2024 में। अंत में बात करते हैं भोजताल के बारे में। राजा भोज के नाम पे भोपाल में भोजताल है, जो कि रामसर साइट का हिस्सा है, जिसे 2002 में रामसर साइट बनाया गया था। काफ़ी बड़ी लेक है, बड़ा तालाब कहा जाता है भोपाल में, और वहाँ पे क्रूज़ वगैरह चलती हैं, स्पीड बोट्स चलती हैं। लेकिन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए हैं कि ये जो क्रूज़ वेसल्स रन हो रहे हैं और जो मोटर ऑपरेटेड यहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं भोज वेटलैंड में, उन सबको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट रन NTPC ग्रीन एनर्जी और नायरा ग्रुप। नायरा ग्रुप भी कहाँ का है, गुजरात का है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करता है। सो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड नायरा एनर्जी के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर मेकिंग द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपने शिपिंग मिनिस्टर के बारे में, सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 8th नंबर के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, जो कि रशिया की पोर्ट सिटी व्लादिवोस्टॉक में हो रहा है, ठीक है। अंत में बात करते हैं कुछ MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी को इनॉग्रेट किया। सो आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है वो 8वें नंबर का ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा रशिया में।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन किसे दिया गया है रिसेंटली, सो आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने कुछ दिन पहले इस न्यूज को कवर किया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी भाषा को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया गया, तो 1949 1949 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। मदन लाल रेगर, इन्हें किस कंट्री में भारत का नया एम्बेसडर बना के भेजा जा रहा है, आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा फिल्म एंड इंटरटेनमेंट पॉलिसी का गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया है, तो एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ को बनाया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एल्विश यादव का नाम यहाँ भी आ गया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे OIML सर्टिफिकेट क्या करता है, तो बेसिकली ये इनेबल इंडियन मैन्युफैक्चरर टू मार्केट देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ग्लोबली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। सही तो सब बता देते हैं, इस बार बताओ ज़रा गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहला कि 61 नंबर का जो एडिशन है सुब्रतो कप टूर्नामेंट का, वो 19 सितंबर में होने वाला है इस साल। ये हॉकी कप है, इसमें ये जो वेन्यूज़ हैं वो दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा हैं। इसमें 109 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की। आपको बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 4 ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है आप हमें कमेंट में बताइए, सही आंसर भी आपको वही मिल जाएगा। ओके है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी कुछ और भी है डिस्कशन करना है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।